हाय बच्चों। तो 30 मिनट कंसेप्ट बूस्टर में आज हम लोग करने वाले हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि मैटर वेव्स। और आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, हर साल एक सवाल आता ही आता है। कई सालों से देखा जा रहा है, हर साल एक सवाल आता ही आता है, इसलिए मैंने सोचा ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको एक बार रिवाइज करना चाहिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है भाई? देखो, जब डी ब्रॉगली ने लड़ाई सुलझाई कि भाई लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है, दोनों मान लो, उन्होंने बोला था कि मान लो भाई दोनों हैं, क्यों लड़ रहे हो। उसके बाद वो घर लौटते समय सोचे कि अगर लाइट का डुअल नेचर है तो क्या पता मैटर का भी डुअल नेचर हो, यानी कि पार्टिकल भी वेव की तरह क्या पता बिहेव करता हो। और ऐसा ही हुआ। तो इलेक्ट्रॉन भी एक स्पेसिफिक वोल्टेज से अगर उसको एक्सेलरेट किया जाए तो वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है व्हेन इट इज इंसिडेंट अपॉन अ निकल क्रिस्टल, विच इज कॉल्ड डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो अब आपके सिलेबस में नहीं है तो उस पर नहीं जाते हैं। बट बस इतना जान लो कि भाई इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और अगर वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका एक वेवलेंथ होना चाहिए, जिस वेवलेंथ को हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोला। इसका फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी। पी क्या है? मोमेंटम। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। अब देखिए भाई, सिंपल सी बात है, इनके बीच में कैसा रिलेशन? ये तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा और पी कैसे हैं? इनवर्स के रिलेशन में है। तो अगर एक ग्राफ बनाया जाए लैम्डा और पी के बीच का, लैम्डा और पी के बीच का, तो ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए? जब भी इनवर्स होता है, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ कम से कम 2 से 3 बार नीट में आ चुका है रिसेंटली, इफ आई रिमेंबर राइट, तो 2022 या 2023 में आया हुआ है। ठीक है, सिंपली ये ग्राफ पूछा गया है कि लैम्डा और पी में कैसा ग्राफ बनेगा। सिंपल है, जहां वाई एक्सिस में कौन है? लैम्डा, तो यहां पे आप वाई लिख दो प्रोपोर्शनल टू। एक्स एक्सिस में कौन है? पी, तो पी के जगह पे आप एक्स लिख दो, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा पी के जगह एक्स लिखने से। तो आप देख रहे हैं एक्स इंटू वाई बराबर कांस्टेंट, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जस्ट लाइक पीवी बराबर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, पीवी ग्राफ वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। लेकिन यहीं पे अगर थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया मामला और ये बोला कि लैम्डा और 1/p का ग्राफ बनाओ, अब क्या करोगे आप? फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन अब देखो y के जगह पे लैम्डा, तो यहां पे y आ गया प्रोपोर्शनल टू। x के जगह पे p नहीं है, पूरा का पूरा 1/p ही x है। भाई x एक्सिस में कौन है? 1/p, तो पूरा का पूरा 1/p हटा दो। पिछली बार क्या किया था? 1 को ऊपर रखा था, p के जगह पे x लिखा था, तो 1/x आया। इस बार पूरा 1/p ही x से रिप्लेस होगा, पूरा 1/p ही x से रिप्लेस होगा। तो कैसा आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्स नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये कुछ y बराबर mx जैसा है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो दोनों वैरायटीज आपसे पूछी जा सकती हैं, दोनों के लिए आप तैयार रहिएगा बेटा, लैम्डा वर्सेस p या फिर लैम्डा वर्सेस 1/p। ठीक है, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है आपका h/p, इस पे देखो क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। तो लैम्डा बराबर h/p, आप जानते होगे बेटा वर्क पर एनर्जी से कि मोमेंटम को हम लिख सकते हैं √2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इस काइनेटिक एनर्जी का सारा खेल है कि काइनेटिक एनर्जी को आप कितना लिखते हो। किसी चार्ज्ड पार्टिकल के लिए, किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल के लिए अगर उस पार्टिकल को आपने एक्सेलरेट कराया तो कैसे कराया? पोटेंशियल देके। एक चार्ज पार्टिकल को एक पोटेंशियल डिफरेंस में रख दोगे तो वो भागता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल को जब आप किसी पोटेंशियल v से एक्सेलरेट कराते हो तो उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है वो होती है चार्ज टाइम्स पोटेंशियल के बराबर। चार्ज टाइम्स पोटेंशियल के बराबर, ये आप क्लास 10 से सीखते आ रहे हैं ना, वर्क डन बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए h डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स मास इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल। v इज पोटेंशियल, बड़ा V। अब सोचो यहां पे 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं जो मेनली आपको जानने हैं उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, आपका प्रोटॉन और आपका अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम न्यूक्लियस, जिसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। जब इलेक्ट्रॉन का आप निकालना चाहें लैम्डा, तो बार बार एग्जाम में तो निकालेंगे नहीं कि h की वैल्यू डाल रहे हैं 6.6 × 10⁻36 वाला, फिर आप यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, है ना, फिर आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, उतना हर बार नहीं करना है। तो हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है बनाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन के केस में आता है 12.23 डिवाइडेड बाई √v। v को वेरिएबल छोड़ दो क्योंकि पोटेंशियल कितना भी दे सकता है वो, है ना, पोटेंशियल वो कितना भी दे सकता है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। तो 12.3 अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाय √v, जहां पे v रखा जाएगा वोल्ट में, लैम्डा आएगा एंगस्ट्रॉम में।
सिमिलरली अगर आप प्रोटॉन का निकालेंगे, प्रोटॉन का, तो ये 0.286 है और अल्फा के लिए 0.101 है। तो यहां पे लिखेंगे 0.286 डिवाइडेड बाई रूट वी और ये आ जाएगा 0.101 डिवाइडेड बाई रूट वी, है ना। पोटेंशियल दिया रहेगा, आलू डालो सोना निकालो, ठीक है। पोटेंशियल डालो, वेवलेंथ निकालो। तो ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, ये लैम्डा है ना। लैम्डा का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। दो बार 2020 और 21 में लगातार दो बार क्वेश्चन आया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सीधा सीधा पोटेंशियल दिया हुआ था। लेट से पोटेंशियल दिया हुआ है आपको 100 वोल्ट, तो रूट 100 कितना हो जाएगा 10, तो 12.23 अपॉन 10 कितना आएगा 1.23 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस देखे जाते हैं। अब क्या हुआ, आपने चार्ज पार्टिकल का निकाल दिया, तो वो पार्टिकल जिसके पास चार्ज नहीं है यानी कि न्यूट्रॉन, वो जीवन में दुखी हो गया। उसने बोला भाई साहब आप सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे फोकस कर रहे हो, मेरे पास चार्ज नहीं है, तो क्या मेरा डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं हो सकता? हमने बोला हो सकता है भाई। बोला कैसे हो सकता है सर? हमने बोला देख भाई तू एक छोटा सा पार्टिकल है, तेरा अगर टेम्परेचर टी मेंटेन कर दिया जाए, बोलते हैं कि न्यूट्रॉन को हैवी वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में रखा गया है टेम्परेचर टी पे, ऐसे वर्डिंग यूज करते हैं क्वेश्चन में। तो मान लो न्यूट्रॉन का टेम्परेचर अगर टी है तो इसके पास भी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। आप जानते हैं ना थर्मल एजिटेशन, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करता है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जो आप कहां पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG नामक चैप्टर में, कक्षा 11वीं। याद है कुछ? नहीं याद है तो हम बता देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी मॉलिक्यूल इज गिवन बाई 3/2 KB मल्टीप्लाइड बाई टी, जहां पे KB एक कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 1.38 10 की पावर 23 के आसपास इसकी वैल्यू होती है ना। टी जो है वो टेम्परेचर है इन केल्विन, टेम्परेचर किसमें बेटा? केल्विन, ठीक है। तो जब इस चीज को यहां रखोगे काइनेटिक एनर्जी की जगह, तो क्या मिलेगा देखो, लैम्डा बराबर, ये न्यूट्रॉन का निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, ऊपर h है, ठीक है, नीचे क्या है √2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये रहा 3/2 KB इंटू टी, KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेसिकली R/Na होता है ना। R होता है 8.314 और एवोगाड्रोस नंबर की कितने एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 6.023 वाला जो आप लिखते हैं वो चीज यहां पे लिखेंगे, यहां पे 8.314 लिखेंगे, तो ये कुछ 1.38 10 की पावर -23 के आसपास आता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू अभी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको जो सॉल्व करके आता है ना वो हमें याद रखना है। इसको अगर मैंने सॉल्व कर दिया, चलो ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो फॉर्मूला तो ये बना ना, √ मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 3 इंटू KB इंटू टी। एक बार तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट आया था एग्जाम में, नीट में एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया था कि फॉर्मूला बताओ, फिर एक बार वो एक स्टेप आगे चले गए कि इसकी वैल्यू बताओ, टी को टी रहने दो, बाकी को सॉल्व कर दो, h की वैल्यू डालो, मास ऑफ न्यूट्रॉन KB की वैल्यू डालो, 3 को सॉल्व करो, रूट लो। तो बेटा इसका वैल्यू आप वहां पे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, लगभग 30.8 डिवाइडेड बाय √T इतना एंगस्ट्रॉम आता है। इसको भी याद कर लो, ठीक है। ये h की वैल्यू जब डालोगे, मास डालोगे, KB डालोगे, m डालोगे, 30.8 डिवाइडेड बाय √T एंगस्ट्रॉम आ जाता है। तो यहां पे V को वेरिएबल छोड़ा गया था, यहां पे टेम्परेचर T को वेरिएबल छोड़ा गया है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, है ना। अब चाहे इलेक्ट्रॉन का आए, प्रोटॉन का आए, अल्फा का आए, चाहे न्यूट्रॉन का आए, आप सॉल्व कर जाओगे। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। देख बेटा 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी है, कितनी है 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? तो मैंने सिखाया है अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए, पोटेंशियल सीधा 144 वोल्ट हो जाता है, कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए। हाँ अगर ये जूल में दिया होता, तो जूल में अगर ये होता तो उसको डिवाइड करते स्मॉल ई से, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, तब जाके वो वोल्ट में कन्वर्ट हो पाता, बट यहां पे कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए होता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से सीधा आप वोल्ट लिख दो। 144 वोल्ट हो गया। अब मैंने बोला भाई मेरे पास क्या फॉर्मूला है लैम्डा का फॉर इलेक्ट्रॉन, तो 12.3 डिवाइडेड बाई √V, V हो गया आपका 144, ये आ जाएगा आपका 12.3 डिवाइडेड बाई 12, है ना। 144 का रूट कितना होता है बेटा 12, तो 12.3 डिवाइडेड बाई 12, ये लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा, उसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, है ना। तो आंसर आना चाहिए 102 10 की पावर -2 नैनोमीटर, ठीक है। मतलब वो 3 डेसिमल तक ले लिया उसने, है ना, 1.02 टाइप्स, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट
वेरिएशन ऑफ अ पार्टिकल मोमेंटम एंड एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बताओ कौन सा है? लैम्डा और वेवलेंथ कौन सा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चाहे लैम्डा इधर लो चाहे उधर लो, एक ही बात है ना। लैम्डा पी बनाओ चाहे पी लैम्डा बनाओ, एक ही ग्राफ आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स ही तो हैं। तो आंसर आएगा ए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मास m है, फोटोन सेम एनर्जी दोनों की, इलेक्ट्रॉन और फोटोन। देखो प्रोटॉन नहीं बोल रहा है, फोटोन बोल रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है बेटा। एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरा आपके पास क्या है बेटा? फोटोन है। बोल रहा है दोनों की एनर्जी सेम है। तो बताइए रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा? देखो भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन के लिए जब तुम निकालने जाओगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखोगे? h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी E गिवन है ना, तो h अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल दिया होता तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाता, एनर्जी दिया तो एनर्जी वाला लगा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, फोटोन का कैसे लिखेंगे भाई? सर फोटोन का तो कोई मास नहीं होता, फंस गए। फोटोन का तो मास होता ही नहीं है ना। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0। फोटोन का तो कोई मास ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला कैसे लगाऊं फिर मैं लैम्डा का? ये तो भाई पार्टिकल के लिए बनाया गया ना ये फॉर्मूला, कि पार्टिकल का वेवलेंथ बताने के लिए, तो पार्टिकल का तो मास होता है तो लिख सकते हैं, फोटोन का कैसे लिखेंगे? तो मैंने बोला अच्छा फोटोन का एनर्जी गिवन है और फोटोन का वेवलेंथ चाहिए, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc अपॉन लैम्डा, पढ़ा है? एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc बाय लैम्डा। तो क्या करो, पक्षांतर कर दो, लैम्डा को इधर ले आओ और ई को उधर भेज दो, तो hc अपॉन ई आ जाएगा। ये है वेवलेंथ ऑफ फोटोन, खत्म। ठीक है, hc डिवाइडेड बाई ई। आपने पढ़ा भी होगा ना, h बाई लैम्डा होता है फोटोन का, सॉरी h बाई पी होता है फोटोन का वेवलेंथ, या फिर फोटोन का जो p होता है मोमेंटम होता है वो h बाई लैम्डा होता है, पढ़ा है ना? वहीं से आ रहा है, बट मेरे को e के टर्म्स में चाहिए था, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लिखा मैंने, क्योंकि e गिवन है ना बेटा, तो e के टर्म्स में मैंने निकाला। चलो डन। अब मेरे को क्या करना, दोनों का रेशियो लेना है, लैम्डा इलेक्ट्रॉन लैम्डा फोटोन। तो लिखो भाई h अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स मास इंटू एनर्जी, ये वाला हो गया। डिवाइडेड बाई में ये आएगा, तो डिवाइडेड बाई का मतलब क्या हुआ? डिवाइडेड बाई का मतलब हुआ कि भाई मल्टीप्लाई कर दो आप, e को ऊपर ले जाओ, hc को नीचे ले जाओ, h और h तो चलो सबसे पहले निकल लिए पहली फुर्सत में, कैंसिल हो गए, है ना। इस e को मैं लिख रहा हूं रूट ई इंटू रूट ई, तो नीचे भी तो रूट ई था, एक रूट ई कैंसिल भी हो गया। अब मेरे पास बचा रूट के अंदर e बाई 2m और साथ में एक 1 बाई सी भी है। अब इसी चीज को यहां पे देखो कैसे लिखा गया है, e बाई 2m ना, देखो e बाई 2m की पावर 1 बाई 2 इंटू 1 बाई सी, सही है ना, डी ऑप्शन। तो e बाई 2m, ठीक है, पावर में आ गया 1 बाई 2 इंटू 1 बाई सी, ये वाला आपका सही आंसर है। तो काफी बढ़िया स्पीड में मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया एकदम, है ना, और मेरे को लग रहा है 10-12 मिनट में मैंने खत्म कर दिया इस टॉपिक को, राइट। देखो, इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 25 किलो वोल्ट। अगर वोल्टेज को बढ़ा के 100 कर दिया जाए तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा? क्या 2 गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या 2 गुना कम हो जाएगा, बताना है। देखो भाई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, आप जानते हैं, 12.23 अपॉन रूट वी आप जानते हैं, राइट। अब सोचिए अगर पोटेंशियल को कितना बढ़ाया गया है भाई, 25 से 100 किया गया है, 4 गुना बढ़ाया गया है, 25 से 100 मतलब 4 टाइम्स बढ़ाया गया है। तो अगर मैं यहां पे 4 का फैक्टर लगाता हूं तो ये रूट लग गया, रूट 4 मतलब 1/2 का फैक्टर आ जाएगा लैम्डा में। भाई एक चीज तो क्लियर है कि डिक्रीज होगा लैम्डा, कैसे सर? क्योंकि इनवर्स है ना बेटा, अब तो पोटेंशियल को बढ़ाएगा तो लैम्डा को तो कम होना ही पड़ेगा ना, तो डिक्रीज ही तो था, या तो ये ऑप्शन था या तो ये ऑप्शन था। अब देखते हैं कितने का फैक्टर आता, तो यहां पे अगर 4 का फैक्टर आया पोटेंशियल में तो रूट करने से 2 का आ जाएगा, तो 1/2, तो 1/2 से डिक्रीज हो रहा है, अपना आंसर बी है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे 12th के कंसेप्ट्स का रिवीजन मैं आपको कराता रहूंगा। और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, खत्म हो गया ना, ठीक है। तो बाकी आप पीवाईक्यू उसके करते रहना, जो जो टॉपिक में कराता हूँ ना उसका पीवाईक्यू कर लिया करो जाके, है ना, सारे पीवाईक्यू खत्म कर दिया करो। मैंने मेन वाले सारे पीवाईक्यूज लगभग करा भी दिए हैं, कुछ बचा है तो आप कर लेना, ठीक है। न्यूट्रॉन वाला मैंने निपटा दिया, इलेक्ट्रॉन वाला करा दिया, ये ग्राफ वाला करा दिया, दोनों टाइप का ग्राफ, फिर ऐसे क्वेश्चंस करा दिए, फिर फोटोन वाले क्वेश्चन करा दिए, लगभग सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। फिर भी एक बार जस्ट फॉर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हमारा 11 तो चल ही रहा है लॉन्ग टर्म में, बट साथ साथ में 12th के भी कुछ कुछ टॉपिक्स में आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू देता रहूंगा, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये तो मैं भूल ही गया, MV सैट में एनरोल किया नहीं किया है तो करो बेटा।
एमवी सैट की खास बात क्या है सुनो। एमवी सैट क्या है? मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। इसमें आपको 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों के साथ कंपीट करने का मौका मिलेगा, जो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी भी नीट एस्पिरेंट के लिए कि यार एक बार ना थोड़ा सा रैंक पता चल जाए, थोड़ा एग्जाम वाला माहौल सा फील हो जाए। साथ ही साथ बेटा आपको 1 करोड़ के ऊपर के रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। आप एग्जाम दोगे, अच्छा करोगे, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे, जिसमें टोटल वर्थ 1 करोड़ की ऊपर की हो सकती है। 100% तक का आपको बेटा स्कॉलरशिप दिया जा रहा है ऑन वेदांतु कोर्सेस। वेदांतु के कोर्सेस में 100% की आपको सीधा छूट दे दी जाएगी अगर आपने स्कोर अकॉर्डिंगली किया है अच्छा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप नहीं भी स्कोर कर पाए हैं, आपको काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, आगे जाके। प्लस आपको बेटा बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में मिलेगा। स्टडी मटेरियल में मान लो 500 क्वेश्चन फिजिक्स के, 500 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 500 क्वेश्चन बायो के, बहुत चुनिंदा सवाल जो हर बच्चे को लगाने चाहिए, टीचर्स ने हैंड पिक करे हुए ऐसे सवाल आपको दिए जाएंगे। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बेटा। और सबसे बड़ा बेनिफिट, एग्जाम दोगे, एग्जाम का डर खत्म होगा, 2025 में और अच्छा कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसको कर लेना एनरोल, लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।